दोस्तों ये फ़ोटो आप ही में से एक स्टूडेंट के द्वारा मुझे भेजी गई है, तो उसका तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करूँगा और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये टू वे में चल रहा है। टू वे का मतलब ये है कि कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ आप बता रहे हैं। ज़रूरी नहीं ना कि सारी चीज़ें मुझे पता ही हों, तो जब आप बताते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगता है। यहाँ पे बात की जा रही है कि डॉक्टर अंबेडकर की भारत के बाहर सबसे ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पे किया गया? तो यूएसए में, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन में किया गया। तो दोस्तों इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके के जो वन लाइनर होते हैं, वो वन डे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब वन डे एग्ज़ाम आप दीजिएगा ना, तो डायरेक्टली आपसे ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट उठा के पूछ लेगा। तो आप कहेंगे कि हम वनडे एग्जाम की चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? सही बात है भाई, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो चीज़ें करंट में रहती है ना, उसी के बैकग्राउंड में जाकर के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया वनडे एग्जाम के लिए कि अभी हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण भारत के बाहर कहाँ किया गया है? इस तरीके से आप 4 स्टेटमेंट दे देंगे, यूएसए हो गया, लंदन हो गया, इस तरीके से 4 ऑप्शन देके वनडे एग्जाम में खत्म कर देंगे। लेकिन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाता है कि अब यूपीएससी आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा कि दलितों के उत्थान के लिए डॉक्टर अंबेडकर की क्या भूमिका थी, यानी डॉक्टर अंबेडकर ने क्या रोल प्ले किया, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। और ये सारी चीजें ऐसे ही चलती हैं दोस्तों। जो पर्सनालिटी आपके लगातार चर्चा में बनी रहती है, जो न्यूज में रहती है ना, इन्हीं से बैकग्राउंड में जाकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, इनके रोल प्ले के बारे में पूछेगी और इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए कहेगी। तो इस तरीके से आप एक बार जाकर के इनके बारे में रिवाइज कर लीजिएगा। दोस्तों सुबह आप सबने देखा कि क्या इशू हो रहे थे, कुछ सच में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर हमसे कहते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन हमें लगता है कि बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों, सच में कई बार हो जाती है टेक्निकल प्रॉब्लम। लेकिन आर्टिकल इतने अच्छे अच्छे थे ना कि मतलब मुझे लगा यार आज ही डिस्कस करना चाहिए। अगर एक भी बच्चा सीरियसली इस वीडियो को सुन रहा होगा, सीरियसली मुझे फॉलो कर रहा होगा, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं उसको ध्यान दूं कि भाई उसको कोई आर्टिकल छूटने ना पाए और उसकी एग्जाम की तैयारी पूरी तरीके से हो। तो ये मेरे ऊपर नैतिक दबाव बन रहा था, बार बार मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार आर्टिकल तो इतने अच्छे अच्छे थे, मान लीजिए आज इतने अच्छे आर्टिकल आए हैं, कल भी अच्छा आर्टिकल आ जाएंगे, तो ये बोझ बढ़ता जाएगा और आर्टिकल ज्यादा होते जाएंगे, तो हम डिस्कस कब करेंगे? और सुबह वाली वीडियो तो आपने देखा ही कि क्या हाल हुआ था। तो वही सब सोचते हुए फिर मुझे लगा कि यार फिर से मैं पार्ट 2 करके एक वीडियो को बनाता हूँ और फिर से हम जो आर्टिकल बचे हैं ना उसको आज ही डिस्कस करते हैं, ताकि अगर कोई बच्चा सीरियसली देख रहा है, कोई एक भी इंसान अगर सीरियसली फॉलो कर रहा है इसको, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसका एक भी करंट अफेयर का टॉपिक छूटने नहीं दूंगा। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। टेक्निकल इशू और इस तरीके की चीज़ें लाइफ में आती रहती हैं, ज्ञान की बातें बाद में करेंगे। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो उससे टूटना नहीं है, उससे निखर के आना है। चलिए देखते हैं आज का आर्टिकल। अब ये जो आर्टिकल है ना, इस आर्टिकल में ये बात कही जा रही है कि जो हिमालयन स्टेट हैं, जो हिमालयी क्षेत्र हैं, हिमालयी राज्य हैं, यहाँ पर जो पर्यावरण प्रभाव आकलन या मूल्यांकन, ये पर्यावरण प्रभाव आकलन या मूल्यांकन क्या होता है ये भी हम जानेंगे। यहाँ पे अलग तरीके से करना चाहिए। सारे देश में एक तरीके से पर्यावरण प्रभाव आकलन या मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक की हिस्ट्री कमजोर है, एक की ज्योग्राफी कमजोर है। तो क्या दोनों को एक ही किताब दी जा सकती है कि भैया तुम ये पढ़ लो, तुम भी यही पढ़ लो, दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा हो सकता है? भैया अलग अलग जरूरतें हैं, तो अलग अलग आपको किताबें भी दी जाएंगी, अलग अलग जरूरतें हैं तो अलग अलग चीजें भी दी जाएंगी। तो इस आर्टिकल में वही बताने की कोशिश की जा रही है कि जो हिमालयी स्टेट है, जो हिमालयी क्षेत्र है, ये ज्यादा अस्थिर है, ये पर्यावरण की दृष्टि से भी संवेदनशील है। तो इनके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अलग तरीके से करना चाहिए, ना कि वैसे ही जैसे कि सारे देश में किया जाता है। तो सारे देश में एक ही तरीके का मानदंड फॉलो किया जाता है, यहाँ के लिए मानदंड थोड़े सख्त करने चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे अक्सर यहाँ पे कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। कभी भूकंप आ जाएगा, कभी जैसे आप देखिए अभी सिक्किम में क्या हुआ, लगातार 2 घटना हो चुकी है सिक्किम में। अभी हम शायद हमने कल ही डिस्कस किया था कि सिक्किम में एक बांध टूट गया, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई और यहाँ पे जो भूटान वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी दिक्कतें देखने को मिली। इसके पहले हमने देखा था कि सिक्किम में ही हिमानी बाढ़ आ गई थी। तो वही सारी चीजें लेकर के इस आर्टिकल में ये बताने की कोशिश की गई कि जो हिमालयन स्टेट है, जो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और अधिक तरीके से हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पर्यावरण प्रभाव आकलन या मूल्यांकन होता क्या है। तो दोस्तों आप इसको नाम से ही समझिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जिनको हम नाम से पकड़ सकते हैं, जैसे आप देखिए पर्यावरण प्रभाव और आकलन या फिर मूल्यांकन। तो इसके बारे में क्या बात की जा रही है? पर्यावरण प्रभाव यानी कि जो भी प्रभाव पर्यावरण के ऊपर पड़ेगा, यानी हम कोई परियोजना शुरू करते हैं, कोई उद्योग लगाते हैं, कोई और काम करते हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे पर्यावरण के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, और उसका आर्थिक प्रभाव ये क्या होगा, इसी को पर्यावरण प्रभाव आकलन कहा जाता है, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कहा जाता है। ई आई ए यानी कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी पर्यावरण की क्या लागत होगी, जो परियोजना हम चलाने जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारे पर्यावरण पर, उसी को देखा जाता है, उसी के बारे में बात की जा रही है कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन उसी को कहा जाता है। ये सिंपल सी भाषा है। बाकी चलिए देखते हैं आर्टिकल चर्चा में क्यों। तो वही चीजें बताई जा रही है कि अक्टूबर की शुरुआत में सिक्किम में तीस्ता बांध का टूटना और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारा विकास मॉडल हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर, विशेषकर पहाड़ों में, कितना कहर बरपा रहा है। पर्यावरण पर इसके प्रभाव के संदर्भ में किसी भी महत्वपूर्ण मानवीय प्रयास की योग्यता का आकलन करना अनिवार्य है। अब क्योंकि इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं हिमालयन राज्य के बारे में, तो सबसे पहले आप हिमालयन राज्यों को देखिए। इसमें टोटल 12 राज्य आते हैं। अब आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ पे आप लद्दाख को भी शामिल करिएगा। फिर उत्तराखंड हो गया, नेपाल, असम, मेघालय, उसके अलावा त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
फिर इधर हो गया सिक्किम एंड दार्जिलिंग, ये हो गया भूटान और अरुणाचल प्रदेश। तो हमें 2 चीज़ों को कट कर देना है, एक तो भूटान को क्योंकि ये हमारा राज्य नहीं है भैया, ये अलग से देश है, ठीक है? पता चले कि इसको हमने ए, पाकिस्तान के तरीके से हड़प लिया है और फिर ये हमारा एक छोटा-सा राज्य बन के रह गया, केंद्र शासित प्रदेश बन के रह गया। तो ये भूटान अलग देश है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पे नेपाल, ये भी एक अलग देश है। इन दोनों को निकालना है हमें और किसको ऐड करना है, तो यहाँ पे लद्दाख को ऐड करना है। दोस्तों मैंने इस मैप को ना जानबूझ के लगाया है, हमारे पास सीधा सीधा इंडिया का मैप लगाने की जगह थी, जैसे ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया। तो मैं सीधा सीधा इंडिया का मैप लगा सकता था, लेकिन मैंने इसको क्यों लगाया, इसके पीछे एक वजह ये थी क्योंकि आपको ये बताया जा सके कि आंसर राइटिंग में इसी तरीके से आपको यूज करना है। अब मान लीजिए आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको पूरे इंडिया का मैप बनाने की क्या जरूरत है, हमारा काम यहाँ से चल जा रहा है, ये इस तरीके से हमारा काम चल गया, ठीक। तो अब आप यहाँ पे ऐसे इसको शेडो कर देंगे कि ये रहा हिमालय क्षेत्र। बस अब आपको यहाँ पे साउथ इंडिया बनाने की क्या जरूरत है भैया, आप ही बताओ, या फिर गुजरात बनाने की क्या जरूरत है, राजस्थान बनाने की क्या जरूरत है, जब उसकी जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे हिमालय क्षेत्र है नहीं तो हम क्यों बनाएं, हम टाइम क्यों लॉस करें। तो कई बार ऐसा होता है कि ट्रिक होती है एग्जाम में हमें अच्छे नंबर लाने की और जल्दी जल्दी लिखने की, एक ट्रिक होती है, ठीक है। अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि हमें सिर्फ साउथ इंडिया की जरूरत है, तो यहाँ पे सिर्फ साउथ इंडिया का मैप दर्शाइए। कई बार हमें सिर्फ नॉर्थ इंडिया की जरूरत है, सिर्फ नॉर्थ इंडिया का मैप दर्शाइए, जरूरी नहीं कि पूरे भारत का मैप बनाइए, ठीक है। अगर हम बात करें पर्यावरण प्रभाव आकलन या मूल्यांकन का आधार क्या है, तो यहाँ पे बात की जा रही है यूनिप। अब आप सभी को पता होगा यूनिप क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसने इसको एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसके कार्यान्वयन से पहले उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, तो यह उपकरण प्रस्तावित परियोजना के लिए विभिन्न विकल्पों की तुलना करते हैं, विभिन्न परिदृश्यों में संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी और विश्लेषण करता है। EIA उचित शमन रणनीतियां तय करने में भी मदद करता है। देखिए होता क्या है कि जब हम पर्यावरण के ऊपर ये देखते हैं कि कितना प्रभाव पड़ेगा इस परियोजना का, तो हम ये भी देखते हैं कि इसको कम से कम कैसे किया जा सके, या फिर और अन्य विकल्प क्या है, और इसको कैसे हम, मान लीजिए अगर कोई अन्य विकल्प नहीं है तो फिर इससे हम कैसे बच सकते हैं, जो कार्बन उत्सर्जन करेंगे, जो पर्यावरण को नुकसान करेंगे, उससे बचने का और क्या तरीका है, तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। EIA प्रक्रिया के लिए व्यापक विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता होगी और यह तभी परिणाम देगा जब इसे परियोजना के संबंध में सबसे उपयुक्त, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया हो। इसीलिए बात की जा रही है कि बेस लाइन डेटा यानी कि आधार जिसके बेस पे हम तुलना करें उसके बारे में बात करें, जिसके आधार पर भविष्य के संभावित प्रभावों की भविष्यवाणी की जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर नींव ही तैयार नहीं है, नींव ही मजबूत नहीं, तो घर कैसे मजबूत होगा। तो वही बात कह रही है कि जो बेस है ना वो मजबूत होना चाहिए, जो बेस है वो निष्पक्ष होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। भारत में EIA की शुरुआत 1976 से 77 में हुई, जब योजना आयोग ने पर्यावरण के दृष्टिकोण से नदी घाटी परियोजनाओं का आकलन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को निर्देश दिया। फिर आगे चल करके इसको उन सारी योजनाओं के लिए आगे बढ़ा दिया गया जो सार्वजनिक निवेश बोर्ड से अनुमोदन की आवश्यकता रखती थी, यानी सार्वजनिक निवेश बोर्ड के द्वारा जिसको परमिशन दी जाती थी कि आप परियोजना लगा सकते हैं, योजना लगा सकते हैं। तो उन सारी योजनाओं के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन इंपॉर्टेंट कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। तब पर्यावरण मंजूरी सिर्फ केंद्र सरकार का प्रशासनिक निर्णय था, यानी इसके पीछे कोई कानून काम नहीं कर रहा था, कोई और चीजें नहीं थी, बस यहाँ पे ये था कि केंद्र सरकार देखेगी कि कैसे लेकर के चलना है। केंद्र सरकार अगर कहती तो हो जाएगा, मान लिया जाएगा, इसके पीछे कोई समिति नहीं गठित की जाएगी, इसको कोई फिक्स रूल नहीं, सिर्फ केंद्र सरकार अपने हिसाब से देखेगी कि कैसे करना है इसको, पर्यावरण प्रभाव आकलन कैसे करना है। 27 जनवरी 1994 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुछ निर्दिष्ट नई परियोजनाओं की स्थापना के लिए पर्यावरण मंजूरी EC इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को अनिवार्य बनाने वाली पहली EIA अधिसूचना जारी की। कब जारी की गई थी, तो 1994 को, 27 जनवरी को, ठीक है। 1994 की अधिसूचना में EIA 2006 अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले 11 वर्षों में 12 बार संशोधन हुआ था भाई। यानी अगर 1994 से आप देखिएगा 2005 तक का, तो इसमें 11 वर्षों में 12 बार संशोधन हुआ था। बात की जाए 2006 की अधिसूचना की पहचान EC की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण था। राज्य सरकारों को कुछ मामले में EC जारी करने की शक्तियां भी दी गई थी। EC का क्या मतलब है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, यानी कि पर्यावरणीय मंजूरी देने की बात की जा रही है। प्रक्रिया को दुरुस्त करने के नाम पर 2006 की अधिसूचना में भी कई बार संशोधन किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 2020 में EIA का एक मसौदा जारी किया, जिसने काफी हंगामा मचाया क्योंकि इसे उद्योग समर्थक और पारिस्थितिक चिंताओं से समझौता करने वाला माना गया था। परिश्रम पूर्वक उपयोग किए जाने पर EIA देश में सतत विकास की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रशासन के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली नियामक उपकरण हो सकता है। EIA 2006 अधिसूचना उन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए प्रक्रिया के साथ साथ संस्थागत व्यवस्था भी बताती है जिन्हें इस अधिसूचना के अनुसार ऐसे मंजूरी की आवश्यकता है। केवल अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित परियोजनाओं के लिए पूर्व EC की आवश्यकता होती है। कई परियोजनाओं के लिए EIA की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे इस अधिसूचना के दायरे में नहीं आते हैं। अब यहाँ पे 2006 में जब अधिसूचना जारी की गई, निर्देश जारी किए गए, तो इसमें एक अनुसूची डाली गई कि ये जो अनुसूची है इसके अंतर्गत जो भी उद्योग आते हैं, जो भी परियोजना इससे रिलेटेड है, इन्हीं को उद्योग लगाने से पहले, परियोजना चालू करने से पहले
पूर्व ईसी लेना पड़ेगा। ईसी वही एनवायरमेंटल क्लियरेंस, यानी कि पर्यावरणीय मंजूरी पहले लेनी पड़ेगी उद्योग शुरू करने से पहले या परियोजना शुरू करने से पहले। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को इसमें छोड़ दिया गया, छूट दी गई कि आपको पहले मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। पहले आप लोग परियोजना लगा लीजिए, उद्योग लगा लीजिए, फिर बाद में हम इसको देखते रहेंगे कि कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये देख सकते हैं आपकी कितनी खतरनाक बात कही गई है। इस अधिसूचना में परियोजनाओं को खनन, प्राकृतिक संसाधनों की निकासी और बिजली उत्पादन और भौतिक बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न प्रमुखों के तहत वर्गीकृत किया गया है। यानी कौन कौन सी श्रेणी बांटी गई, तो यहाँ पे हो गया परियोजनाओं को खनन हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गए, उसके अलावा बिजली उत्पादन और भौतिक बुनियादी ढांचे, ये कैटेगराइजेशन किया गया इसका। दुर्भाग्य से इन सभी परियोजनाओं के लिए EIA की आवश्यक सीमा पूरे देश में एक समान है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे है इस आर्टिकल का, ये पूरे हर्ट है इस आर्टिकल का, क्योंकि बात क्लियर है कि जो पूरा देश हमारा ना, इन सब में एक ही तरीके से एक ही मानदंड के अनुसार हम EIA कंडक्ट करवाते हैं, यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का कंडक्ट करवाते हैं। तो यही यहाँ पे बताया कि जैसे आप देखिए हिमालय वाले क्षेत्रों का, इसको अलग आवश्यकता है, ये अधिक संवेदनशील है। इसी तरीके से पश्चिमी घाट हो गया तो ये अधिक संवेदनशील है, तो इनके लिए अलग मानदंड तैयार करने चाहिए, क्योंकि सारा देश एक ही तरीके का नहीं ना है। गुजरात में उतनी आवश्यकता नहीं है, या फिर मान लीजिए कि दक्षिण भारत में ज़्यादा आवश्यकता है तो वहाँ पे देखिए, या उत्तर भारत में ज़्यादा आवश्यकता है, कि कहाँ पे क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से काम करिए। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही जूते में सबका पैर फिट कीजिए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो वही बात इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की गई है। सरकार के सभी स्तरों पर भारतीय हिमालयी क्षेत्र की विशेष जरूरतों के बारे में गहराई से जागरूक होने के बावजूद इस क्षेत्र की कमजोरियों और नाजुकता पर अलग से विचार नहीं किया गया है। जबकि अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित कुछ उद्योग संबंधित राज्यों की औद्योगिक नीतियों के कारण IHR राज्यों में स्थापित नहीं किए जा सकते हैं, अन्य उद्योगों और परियोजनाओं को देश के बाकी हिस्सों में समान सीमा को पूरा करना होगा। IHR क्या, तो इंडियन हिमालयी रीजन, हिमालयन रीजन। बात की जा रही है कि 2020 में जो अधिसूचना आई थी, इसमें भी इसको हिमालय क्षेत्र को अलग नहीं माने गए, इसमें भी हिमालय क्षेत्र के लिए अलग मानदंड तैयार नहीं किए गए। इसमें भी हिमालय क्षेत्र को पर्यावरण के लिए यहाँ पे पर्यावरण के दृष्टिकोण से अधिक संवेदनशील नहीं माना गया। इसको भी नॉर्मलाइजेशन कर दिया है कि सारे जैसे बाकी सारे देश में किया जाएगा वैसे ही हिमालय क्षेत्र में भी किया जाएगा। जबकि हिमालय क्षेत्र आप देखेंगे, कई बार मैं बोल चुका हूँ कि पर्यावरण की दृष्टि से अधिक संवेदनशील है। अब देखिए जो सिक्किम वाला क्षेत्र है, यहाँ पे 2 बार अभी अक्टूबर के महीने में 2 बार ये घटनाएं हो चुकी हैं, और ये कहाँ पे आता है, तो हिमालय स्टेट में आता है, हिमालय क्षेत्र में आता है। अब यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो परियोजनाओं का कैटेगराइजेशन किया जाता है, तो इसमें ये देखा जाता है कि कोई परियोजना संरक्षित क्षेत्र जैसे टाइगर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इनके अंतर्गत आती है कि नहीं, बस इतना ही देखा जाता है। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, तो ये बात की जा रही है। और हिमालय क्षेत्र में अभी तक ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो 2020 में अधिसूचना आई थी, इसमें भी हिमालय क्षेत्र को अलग से ध्यान नहीं दिएगा। हिमालय क्षेत्र को लेकर के दुर्भाग्यपूर्ण चूक हो गई है कि हमें हिमालय क्षेत्र पे अधिक ध्यान देना चाहिए था और विशेष ध्यान देना चाहिए था, जबकि हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत करने वाला है, वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। उसके अलावा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि परियोजना को वर्गीकृत करते समय, जब हम परियोजना को अलग अलग श्रेणियों में रखते हैं, तो उस समय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और कितना प्रभाव पड़ सकता है पर्यावरण के ऊपर इसका। हिमालय के प्रति कितना भेद हो जाएंगे वो परियोजना, यानी हिमालय के ऊपर कितना नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे। आप देखिए ना कि जैसे राजस्थान में अगर कोई परियोजना लगाई जाती है, तो वहाँ पे तो कोई ग्लेशियर है नहीं, लेकिन हिमालय पे ग्लेशियर है। अब यहाँ पे अगर कोई कार्बन उत्सर्जन अधिक कर रहा है, तो ये ग्लेशियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लेशियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसका पानी बन जाएगा बर्फ से। अब जब बर्फ से पानी बन जाएगा तो ये कहाँ पे जाएगा, महासागरों में जाएगा, नदियों में जाएगा, तो उसका जल स्तर वो बढ़ेगा। जब जल स्तर बढ़ेगा तो उसके आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, ये दिक्कतें होंगी। उसके अलावा बात करें कि जो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे भारी बारिश होती है, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन जैसी समस्या अक्सर देखने को मिलती है। जैसे आप देखिए हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में आए दिन आपको सुनने को मिलेगा कि भूस्खलन हो गया, या फिर कहीं पे बाढ़ आई, या फिर कहीं पे पहाड़ गिर गई। इस तरीके की न्यूज आपको अक्सर आए दिन सुनने को मिल जाती है, खास करके जब बारिश वाला टाइम होता है तब तो और भी सुनने को मिलती है। उसके अलावा हम बात करें कि अब इतना तो सब था ही, हम इंडिया वाले कम थोड़ी ना कर रहे थे, लेकिन इसमें एक और चीज़ और आ गई। वो चीज़ क्या है, तो वह है जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन इसको और भी अधिक सुभेद्य बना रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय क्षेत्र और भी ज़्यादा सुभेद्य हो गया है, दुर्घटनाओं के लिए और भी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हिमालय क्षेत्र है, जब यहाँ पे पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाए, तो इसके चारों चरणों के ऊपर अलग अलग ध्यान दिया जाए, विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे 4 चरण कौन कौन से बात करें, तो स्क्रीनिंग हो गया, स्कोपिंग हो गया, सार्वजनिक परामर्श हो गया और मूल्यांकन हो गया। तो इन पर अधिक ध्यान दिया जाए। इनको अलग अलग फेज में जब कंडक्ट कराया जाता है, तो सारे फेज पर अधिक अधिक ध्यान दिया जाए। उसके अलावा ये भी किया जा सकता है कि जैसे अधिक ऊंचाई पर जो है, उनके लिए अलग मानदंड तय किए जाए। जो अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में है, जहाँ पे जैसे मान लीजिए भूकंपीय जोन 5 में है, तो उनके लिए अलग अलग से मानदंड तैयार किए जाएँ। जो भूकंपीय जोन 2 में आते हैं, उनके लिए अलग से मानदंड तैयार किया जाए। या जो अधिक ऊंचाई पर हैं या जो अधिक संवेदनशील हैं, इस तरीके से यहाँ पे ध्यान दे करके इन चीज़ों को लेकर के चला जा सकता है, आने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि EIA यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन में क्या प्रॉब्लम है, क्या खराबी है। तो सबसे बड़ी खराबी तो ये कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई नियामक नहीं है। अब इससे बड़ी खराबी और क्या होगी। जैसा कि 2011 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लाफार्ज उमियाम माइनिंग पी लिमिटेड में, यानी पी का क्या मतलब प्राइवेट लिमिटेड में, सुझाव दिया था TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ EC के लिए परियोजनाओं का स्वतंत्र, उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी मूल्यांकन और अनुमोदन करने और EC में निर्धारित शर्तों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए।
तो यहाँ पे आपको केस का नाम दिया गया TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो भी परियोजनाएं लगाई जाए उनका स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया जाए, उद्देश्यपूर्ण हो, और ऐसा नहीं कि मतलब बस काम भर का कर रहे हैं कि हाँ नाम दिखाने के लिए कि हाँ पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में काम ही ना किया जाए, ऐसा ना किया जाए, और पारदर्शी हो मूल्यांकन। ये निर्देश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसके अलावा दूसरी समस्या क्या? तो दूसरी समस्या ये कि जो पर्यावरण प्रभाव आकलन करने में लागत आती है, इस लागत को कौन वहन करता है? तो इस लागत को वहन करती है वो कंपनी या फिर वो उद्योग या जो भी वहाँ पे लगाता है, जो भी वो परियोजना शुरू करने वाला है ना, वही इस लागत को झेलता है। मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख रुपए की लागत आ रही है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन करना है, तो ये उद्योग ही इसको पैसा देगा 1 लाख रुपए, फिर ये लोग जाएंगे भैया आकलन करने। तो जब उद्योग ही पैसा दे रहा है, मतलब वही बात होगी ना कि जो मुझे सैलरी दे रहा है मैं उसके खिलाफ क्यों बोलूंगा। उसके अलावा बात करें कि कई मामलों में EIA को बॉक्स टिकिंग दृष्टिकोण तरीके से किया जाता है। देखिए इस तरीके के जो फ्रेज आते हैं उसको आप नोट कर लीजिए कीजिए, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब इस तरीके की चीजें आप अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, फिर इससे में यूज कर सकते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये कि औपचारिकता मात्र रह जाती है, कि दिखावा किया जाता है कि हाँ चलो चल रहा है बस ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में किसी को जागरूक नहीं किया जाता, उसके बारे में बताया नहीं जाता, बस नाम भर का कर लिया जाता है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ नाम भर का कर रहे हैं, ना तो करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं, ना आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ना एस्से लिख रहे हैं, ना जीएस की तैयारी कर रहे हैं, बस देख रहे हैं, बस चल रहा है कि हाँ यूपीएससी की तैयारी चल रही है, चल रही है, 4 साल से चल रही है, बस चल रही है। उसके अलावा वही सारी बातें की जा रही है कि इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं हम, तो जाहिर सी बात है कि हिमालय क्षेत्र में आपको दुर्घटना देखने को मिलेगी, वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा ही, तो वो सारी चीज़ें आप निकल करके सामने भी आ रही हैं, तो झेलिए। फिर अगर आप सही तरीके से ईमानदारी तरीके से उसको लेकर के नहीं चलेंगे तो झेलिए। वही बात है कि अगर हम ईमानदारी से नहीं पढ़ेंगे तो भैया बार बार प्रीलिम्स में फेल होंगे, बार बार मेंस में फेल होंगे, फिर आईएएस नहीं बन पाएंगे। ईमानदारी से मेहनत करेंगे, वीडियोस देखेंगे, पढ़ेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसे लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हम सेलेक्ट भी हो जाएंगे। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अब ये जो EIA है आपका, ये 6 चरणों में कंडक्ट कराया जाता है। कैसे? तो पहले तो ये देखते हैं कि कौन सी जगह पे करना है, कौन सी जगह पे परियोजना लगानी है, यानी कि साइट सिलेक्ट कर ली उन्होंने, जगह सिलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है कि कंडक्ट कराइए। क्या कंडक्ट कराइए? EIA यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन कंडक्ट करवाइए, उसको चालू करवाइए। तो जब ये हो जाता है तो फिर ये लोग अप्लाई करते हैं एनओसी के लिए। जब एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं, एनओसी का मतलब है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि किसी को आपत्ति नहीं है, ये प्रमाण पत्र चाहिए इनको, तब ये परियोजना चालू हो सकती है। तो जब ये इसके लिए अप्लाई करते हैं तो जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, यानी कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो होता है, ये क्या करता है? तो ये लोगों का यानी पब्लिक हियरिंग, जो सार्वजनिक हियरिंग होती है, सार्वजनिक लोगों को, सबसे आसपास के लोगों को बुला करके सुनता है कि भैया ऐसी ऐसी बातें हैं, ये पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति ने बताया, आप लोग को इस पर कोई एतराज तो नहीं है? क्योंकि अंततः आपके ऊपर ही प्रभाव पड़ने वाला है। तो फिर वो लोग जैसे निर्णय लेते हैं वो बताते हैं, उसके हिसाब से काम किया जाता है। फिर यहाँ पे बात की जाती है अप्लीकेशन फॉर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। तो यहाँ पे 2 चरण होते हैं। 2 चरण क्या होते हैं? तो पहले तो EIA की रिपोर्ट जमा की जाती है। दूसरे चरण में ये किया जाता है कि जो एनओसी है वो SPCB के द्वारा जारी की जाती है। SPCB वही स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी करने की बात की जाती है। तो फिर जब यहाँ पे जारी किया जाता है तो यहाँ पे फिर आते हैं रिव्यू बाय इन्वायरमेंटल अप्रेजल कमिटी। तो ये समिति देखती है कि भैया आपका एनओसी प्राप्त करने के लायक हो भी कि नहीं हो, और इसके बाद अगर देखती है समिति कि हाँ लायक है तो इनको दे दी जाती है एनओसी, अगर नहीं लायक है तो फिर इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी टोटल 6 चरण है EIA प्राप्त करने के लिए, EIA के बारे में जानकारी देने के लिए, EIA कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। और आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से आप चाहें तो डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। जरूर नहीं किसी तरीके से पूरा डायग्राम बनाए सजा सजा के, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आप छोटा छोटा गोला बना सकते हैं, या फिर मान लीजिए ऐसे चार्ट के थ्रू समझा सकते हैं कि पहले ये किया जाता है, फिर इसके बाद ये किया जाता है, फिर इसके बाद ये किया जाता है। इस तरीके से आप समझा सकते हैं। आंसर राइटिंग में क्रिएटिविटी लाइए, वही आपका सिलेक्शन कराने वाला है। दोस्तों इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इससे जुड़ा ये आर्टिकल है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कर्नाटक के बारे में, बेंगलुरु शहर के बारे में। तो यहाँ की जो सरकार है ये विचार कर रही है सरकार कि जो भी अपशिष्ट संयंत्र लगे हैं हमारे शहर में, उसको शहर के आसपास के क्षेत्रों में, यानी कि आउटर जिसको बोलते हैं ना, वहां पे इसको स्थानांतरित कर दिया जाए, शहरों से हटा करके गांवों के आसपास लगा दिया जाए। अब इसके पीछे कुछ वजह भी होगी, ऐसा तो है नहीं कि सोए सोए थे और फिर इनको अचानक से ध्यान है कि यार इनको उठा करके बाहर फेंक दिया जाए। कोई वजह भी होगी, जाहिर सी बात है कोई दिक्कत हो रही है। तो वो सारी दिक्कतें क्या हैं और स्थापित क्षमता भी इनकी क्या है, और इससे क्या फायदा होने वाला है, इसका क्या नुकसान होने वाला है, किन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया या फिर पर्यावरण हो गया, ये हमारे यूपीएससी के लिए इतना ज़्यादा फेवरेट टॉपिक हो गया कि यूपीएससी के लिए जैसे आप देखिए पर्यावरण, महिलाओं का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य, इस तरीके के जो भी आर्टिकल आते हैं ना वो यूपीएससी के लिए हमेशा से ही इंपॉर्टेंट बने रहे हैं। और ये सारी चीज़ आपको तभी पता चलेंगे जब PYQ नाम की एक चीज़ देखिएगा, ठीक है? जब PYQ आप देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये आप इसको देखना कि इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं यूपीएससी इसको। आप अगर इसको रिलेट करिएगा तो आप खुद समझ आएंगे कि इसको इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है। वर्तमान समय में आप देखिए कि क्या समस्या निकल के आ रही है। सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की, क्योंकि वायु प्रदूषण, उसके अलावा जल प्रदूषण, मतलब ऐसी कोई चीज़ है जिसमें प्रदूषण ना हो। यहाँ तक कि हम जो खाना खाते हैं उसमें भी प्रदूषण है भैया, उसको भी जल्दी से जल्दी उगाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उपज के लिए, उसमें भी आप देखिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है, खादों का प्रयोग किया जाता है।
तो अब यहाँ पे जब सामान्य सी बात है कि जो हमारे जीवन पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, तो यूपीएससी से तो क्वेश्चन पूछेगा ना, सिंपल सी बात है कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। यहाँ पे बात करने वाले हैं हम ठोस प्रबंधन के बारे में, तो हम जानने वाले हैं कि बेंगलुरु की क्या रणनीति है उसके बारे में, और यहाँ पे क्या-क्या समस्या होगी, क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। अगर हम बात करें चर्चा में, तो वही बात, कर्नाटक सरकार बेंगलुरु में संचालित अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को शहर के बाहरी इलाकों में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। अधिकारियों को शहर से विभिन्न दिशाओं में, विशेषकर बेंगलुरु ग्रामीण और रामनगर जिलों में 100 एकड़ तक फैले भूमि पार्सल की पहचान करने का काम सौंपा गया है। यानी अब अधिकारी लोग ये देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पे लगाया जा सकता है, कैसे-कैसे भूमि अधिग्रहण होगा, फिर किस-किस क्षेत्रों में हम लगा सकते हैं। इसी वजह से चर्चा में आ गया है। अगर हम बात करें कि जो बेंगलुरु में मौजूदा अपशिष्ट संयंत्र है, उनकी क्षमता क्या है उसके बारे में, तो वर्तमान में शहर में लगभग 5000 टन प्रतिदिन कचरा उत्पन्न करता है। भैया बेंगलुरु अकेले 5000 टन कचरा उत्पन्न करता है एक दिन में। टन की बात की जा रही, किलो की बात नहीं की जा रही, ठीक है। जिसके अगले 4 या 5 वर्षों में लगभग 6000 टीपीडी यानी कि टन के बारे में बात करें तक बढ़ने की उम्मीद है। अब इतना कचरा उत्पन्न होगा तो ये आने वाले समय में शहर से कचरे का शहर बन जाएगा, तो इस वजह से इनको फिर निस्तारण करना भी जरूरी हो जाता है। बेंगलुरु में मौजूदा अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता लगभग 2000 टीपीडी है। उत्पन्न कितना कर रहे हैं? 5000, और इसका निस्तारण करने की क्षमता कितना रखते हैं? 2000। बहुत सही भाई, 3000 कहाँ जाएगा? फिर वो कचरे के रूप में फेंका जाएगा और ये दिक्कत करेगा। जिसमें छोटे पैमाने पर विकेंद्रीकृत वार्ड स्तरीय अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं, जिससे लगभग 3000 टीपीडी कचरा बिना प्रसंस्करण के लैंडफिल खदानों में निपटाया जाता है। वही चीज, क्षमता की इस कमी के कारण ही बेंगलुरु ने शहर के बाहर 4 अतिरिक्त अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए स्थानों की पहचान करने का निर्णय लिया है। अब अगर हम बात करें कि जो वर्तमान समय में प्रसंस्करण उद्योग हैं, इन्होंने कैसा यहाँ पे काम किया है, जो प्रसंस्करण संयंत्र है इन्होंने कैसा काम किया, अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक रूप से बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा स्थापित अधिकांश अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थलों जैसे कि कुडलू, मवल्लीपुरा, मंडूरू, डेरनहल्ली, कन्नहल्ली और सीगेहल्ली में खाद बनाने की सुविधाओं को इन संयंत्रों के अकुशल संचालन के कारण बड़े पैमाने पर मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा है। वास्तव में संयंत्रों को लगातार उनकी डिजाइन की गई क्षमता से अधिक अपशिष्ट प्राप्त हुआ और वे 50% से कम दक्षता पर संचालित हुए। यानी जितनी उनकी क्षमता है भैया, उसका भी आधा भी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग, बताइए। इस प्रक्रिया में सामग्री की इस अतिरिक्त मात्रा के परिणाम स्वरूप रिसाव और गंध की समस्या पैदा हुई, जिससे आसपास रहने वाले लोगों का वातावरण और आजीविका प्रभावित हुई। अब कई बार ऐसा होता है ना कि जहाँ पे कचरा है तो वहाँ पे अजीब तरीके से दुर्गंध आती है, फिर वो जाहिर सी बात है कि दिक्कत करते हैं। और सिर्फ दुर्गंध दुर्गंध ही नहीं होती है, वो स्वास्थ्य पे भी नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। इसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। मौजूदा संयंत्रों द्वारा उत्पन्न मुद्दों को देखते हुए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण प्रणालियों के संयोजन के माध्यम से शहर की अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता 6000 टीपीडी को संभालने के लिए बढ़ाई जाए। यानी जिस तरीके से लोग कचरा को उत्पन्न कर रहे हैं, कचरा बढ़ा रहे हैं, उस तरीके से फिर यहाँ पे निपटना भी तो पड़ेगा ना। मान लीजिए अभी आप 5000 कर रहे हैं और 2000 का आप निपटान कर पा रहे हैं, बाकी का 3000 यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, तो जब 6000 करेंगे तब 4000 फेंका जाएगा। तो उससे निपटने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इस विस्तार से सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी सुविधा को उसकी डिजाइन की गई क्षमता से अधिक कचरा ना मिले। यानी उसकी क्षमता है 100 किलो करने की, अब उसको आप दे दे रहे हैं 150 किलो, तो 50 किलो क्या करेगा? फेंकेगा ही। वही बात यहाँ पे की जा रही है। उसके अलावा हम बात करें कि जो नई अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं हो, जो नया संयंत्र लगे, उसमें क्या होना चाहिए? तो आदर्श रूप से कम 1000 टीपीडी वही 1000 टन प्रत्येक को संसाधित करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहर में उत्पन्न सभी 6000 टीपीडी कचरे को संशोधित किया जा सके, संसाधित किया जा सके। पसंद की तकनीक ताजा कचरे से खाद बनाना होनी चाहिए, जो बेंगलुरु के मौसम स्थितियों के लिए भी उपयुक्त होगा। यानी जो ये संयंत्र लगाए जा रहे हैं, इसमें प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए कि जो ये संयंत्र है इसमें जब कचरा डाले तो उससे खाद निकल करके आए, ऐसा संयंत्र लगाना चाहिए। इसके अलावा बात करें कि लगभग 60% कचरा बायोडिग्रेडेबल गीला कचरा है, लगभग 25% सूखा कचरा है जिसमें प्लास्टिक और अन्य पुनर्चक्रण योग्य सामग्री सहित है, और शेष 15% में गाद और पत्थर जैसी निष्क्रिय सामग्री होती है। अब भैया पत्थर को थोड़ी ना ले जाकर के खाद बनाओगे। प्रत्येक सुविधा को 600 टीपीडी कंपोस्टिंग सुविधा, 250 टीपीडी सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा, सूखे कचरे का प्रबंधन करने के लिए और निष्क्रिय अंश के निपटान के लिए 150 टीपीडी वैज्ञानिक लैंडफिल को शामिल करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि आदर्श रूप में कैसा होना चाहिए ताकि आप कचरे की समस्या से निपट सकें। तो ये सारे फैक्ट दिए गए हैं। गंध और लीचड़ संबंधी चिंताओं का समाधान करना सर्वोपरि है। इसमें क्या बताया जा रहा है, किस पॉइंट के तहत? तो ये हेडिंग ये है कि स्थानीय चिंताओं का समाधान कैसे किया जाना चाहिए। जो भी स्थानीय स्तर पर समस्या निकल के आ रही है उसके लिए क्या कदम उठाया जा सकता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। इन संयंत्रों में लीचड़ के उपचार के लिए तृतीयक स्तर की सुविधाएं होनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका उचित उपचार किया जाए, जिससे वे आंतरिक उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाएं। अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में गंध का मुख्य कारण खाद बनाते समय सामग्री में उच्च नमी की मात्रा है। इसे प्रबंधित करने के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों को उत्खननकर्ताओं का उपयोग करके मैनुअल रूप से चालू करने के बजाय
उच्च क्षमता वाले लेन टर्नर या विंडरो टर्निंग उपकरण से सुसज्जित किया जाना चाहिए। यानी जो भी संयंत्र लगाया जाना है तो इसमें कोई इंसान ना जा करके काम करे, बल्कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बेस पे काम हो, क्योंकि यहाँ पे गंध निकलते हैं। और गंध किस वजह से निकलती है? क्योंकि नमी रहती है। आप देखिए कहीं पे भी अगर कचरा है और वहाँ पे थोड़ी सी भी नमी मिल जाए, पानी मिल जाए, तो फिर भाई वो मिलकर के जहर साबित हो जाती है, इतना ज्यादा गंध आती है। और वो स्वास्थ्य के भी निगेटिव होते हैं हमारे, वो हमारे स्वास्थ्य पर भी इम्पैक्ट डालते हैं, हमारे फेफड़े में जाकर के छोटे छोटे कण इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे अस्थमा जैसी बीमारियां होती है, स्किन कैंसर हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। खाद बनाने वाली सामग्री को लगातार अंतराल पर पलटने से खाद बनाने की प्रक्रिया में तेजी आ सकती है और गंध कम हो सकती है, क्योंकि सामग्री अच्छी तरह से हवादार और नियंत्रित होगी। एक अन्य प्रमुख चिंता भूमि अधिग्रहण और भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव होने की संभावना है। अब जब यहाँ पे संयंत्र लगाएंगे तो उसके लिए भूमि भी चाहिए, जगह भी चाहिए। अब वो भूमि कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? क्योंकि आप सभी को पता है भारत में जो भूमि है वो पर्टिकुलर एक इंसान का मैटर है, यानी कि वो व्यक्तिगत भूमि है। ऐसा नहीं कि सारी भूमि सरकार की और सरकार ने हमें दे रखा है, उस पर हमारा अधिकार है, हमारा नाम चढ़ा हुआ है, वो हमारी भूमि है। हम चाहे तो दे चाहे तो ना दे। हाँ, जब आवश्यक होता है कि सरकार छीन लेगी तो सरकार छीनती भी है, छीनना ही कहेंगे उसकी, क्योंकि भैया कई बार होता ही है कि किसानों का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको कहीं रोड बन रहा है, कहीं हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल बन रहा है, तो उनको देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्रावधान ये भी है कि सरकार को कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये बात की जा रही है ना कि भूमि अधिग्रहण में कठिनाई आ सकती है, इसमें समय लग सकता है। तो इससे बेहतर ये होगा कि जो सरकार की खाली जमीन पड़ी है उसको यूज कर लिया जाए संयंत्र लगाने के लिए। उसके अलावा जब संयंत्र लगाएंगे तो यहाँ पे भूमि प्रयोग जो है, भूमि संसाधन का जो है, यहाँ पे प्रयोग में परिवर्तन आएगा। यानी कहीं पे कृषि हो रही थी उसके लिए भूमि का यूज कर रहे थे, तो अब यहाँ पे संयंत्र के लिए यूज कर लिए, तो भूमि प्रयोग संसाधन जो है उसका परिवर्तन हो जाएगा। तो उससे भी बचने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भू तकनीकी जांच करा लेनी चाहिए, ताकि अच्छे से इसका वर्षा पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ पे जो भूमि है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आसपास के कृषि क्षेत्र पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें देख ली जाए। उसके लिए हम बात करें, क्योंकि ये जो संयंत्र लगाए जाएंगे वो मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास लगाए जाएंगे, तो यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है कि सरकार को ऐसी पेशकश करनी चाहिए, यानी सरकार चाहे तो किसानों को मुफ्त में खाद दे सकती है। क्योंकि जो कचरा वहाँ पे ऐसे सिस्टम कर देना, जैसे भी हमने सुबह ही डिस्कस किया था कि एक स्कूल है सब में, वो फीस के बदले प्लास्टिक बॉटल लेता है। तो इसी तरीके से किसान जो आसपास रहेंगे लोग, उनसे ये कह दिया जाए कि भैया आप लोग का जो कचरा है वो आप लोग कचरा ला करके हमें दीजिए, बदले में हम आप लोग को मुफ्त में खाद देंगे। मान लीजिए 1 किलो कचरे के बदले आप आधा किलो खाद दीजिए, इस तरीके का कोई सिस्टम कर लीजिए। वही बात यहाँ पे कही जा रही है। बाकी का जो बचेगा आप उसको बेच करके लाभ भी कमाइए, ताकि जो आपका संयंत्र है वो भी चलता रहे, बंद ना हो। यह पहल किसानों की रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकती है। यानी अगर उनको मुफ्त में जैविक खाद दी जाएगी तो वे जो रासायनिक उर्वरक हैं जिनका यूज करके फसल उगाई जाती है और वो स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, तो उनके ऊपर जो निर्भरता है किसान की वो कम हो जाएगी। और इससे किसान को प्रति वर्ष लगभग 15,000 से 20,000 रुपए की बचत हो सकती है या फायदा हो सकता है। अब भैया किसान के लिए 15,000 से 20,000 रुपए बहुत ज्यादा है। बात करें कि वास्तव में बेंगलुरु का वार्षिक अवशिष्ट उत्पादन लगभग 2.16 करोड़ टन, जो लगभग 32.4 लाख टन जैविक खाद पैदा कर सकता है, जो अंततः बेंगलुरु ग्रामीण और रामनगर जिलों में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों के एक महत्वपूर्ण हिस्से, संभवतः 50% तक की जगह ले सकते हैं। यानी जितना कचरा एक साल में उत्पादित करते हैं उससे जितना खाद बनेगी एक साल में, कितना कचरा उत्पादित करते हैं? 2.16 करोड़। इससे खाद कितना बनेगी? तो 32.4 लाख टन। ठीक है। तो अगर इसका यूज करेंगे ना तो जो रासायनिक उर्वरक पर किसानों की निर्भरता है वो 50% तक कम हो सकती है। अब ये यही सारे पॉइंट हैं यार जो आपको छांटने हैं, इसमें से इस वीडियो में से यही सारे पॉइंट आपको छापने हैं जो अपने आंसर राइटिंग में आप यूज कर सकते हो। अब देखिए जैसे मान लीजिए कहीं पे आता है कि वर्तमान समय में ये जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है ये एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि इस तरीके से अगर हम इसका जैविक खाद बनाने में उपयोग करें, और यहाँ पे आप डेटा दे दीजिए कि बेंगलुरु में इतना कचरा उत्पन्न होता है। अब जैसे आप ये कहें कि जैविक खाद बनाने में हम प्रयोग कर सकते हैं, उदाहरण। अब उदाहरण लिख करके आप ये बता दीजिए कि बेंगलुरु में इतना कचरा उत्पन्न होता है जिससे इतनी खाद बनाई जा सकती है, और इसकी वजह से किसानों की जो निर्भरता है रासायनिक उर्वरक पे वो 50% तक कम हो सकती है। ये सारे फैक्ट हैं जो आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे। पर वही हर अगर मतलब हर आर्टिकल में मैं यही बताऊंगा कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है, तो वही आर्टिकल कब डिस्कस करेंगे। अब इसमें ये सुझाव दिया जा रहा है कि जो गीले कचरे का संयंत्र लगाते हैं उसको सूखे कचरे के संयंत्र में बदल दीजिए, क्योंकि जो गीले कचरे का संयंत्र है उसको लेकर के लोग विरोध करते हैं। विरोध क्यों करते हैं? वही गंद आती है और भी दिक्कतें देखने को मिलती है, उसमें से मार्स गैस निकलती है जो नकारात्मक प्रभाव डालती है, और फिर यहाँ से ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसको जगह पे आप सूखे कचरे का संयंत्र लगाइए। उसका फायदा क्या होगा? उसके फायदे के बारे में बताया जाए। जैसे बात करें 2014 में 150 से लेकर के 300 टीबीडी क्षमता की 7 कंपोस्टिंग सुविधाएं स्थापित करने के लिए 450 करोड़ के महत्वपूर्ण सरकारी निवेश को देखते हुए इन गीले अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को सूखे अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं में परिवर्तित करना अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण होगा। और फिर अगर हम जो गीले कचरे का संयंत्र लगा रहे थे अगर उसको सूखे कचरे के संयंत्र में बदल देते हैं तो इससे लगभग 150 टीपीडी क्षमता का उसका विकास होगा, और 150 टन कचरा जो उत्पन्न होता है पर डे। टीपीडी का ये मतलब है कि 150 टन पर डे, यानी कि प्रतिदिन इतना टन कचरा उत्पन्न होता है। तो प्रतिदिन ये इतना संभाल सकता है, 150 टीपीडी संभाल सकता है। और इसकी वजह से जो परिवहन लागत उसमें भी 20% की कमी आ सकती है।
उसके अलावा अगर हम सूखे कचरे का संयंत्र लगाते हैं तो इसकी क्षमता का 80 से 85% उपयोग किया जा सकता है, जबकि अभी हमने देखा है कि 50% तक भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा बात करें कि सूखे कचरे को अलग करने की सुविधाओं से निवासियों को समस्या होने की संभावना भी कम रहती है, क्योंकि ये गंध पैदा नहीं करते हैं। तो वो प्रत्येक सुविधा में छटाई, बेलिंग, बैगिंग और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए कम से कम 50 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। जैसे ये मतलब सूखा कचरा हो गया, तो इसमें से कौन सा इस कैटेगरी में रखना है, कौन सा घरेलू अपशिष्ट कैटेगरी में रखना है, कौन सा खतरनाक कैटेगरी में रखना है, इसको छाटने बीनने के लिए या फिर उसको कैसे अपशिष्ट करना है, उसको कैसे पुनर्प्रसंस्कृत करना है, इसके लिए कम से कम 50 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो ये सारी बातें की जा रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करें कि मौजूदा सुविधाओं का पुनर्उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। तो भैया कैसे किया जाना चाहिए, अब 50% यूज कर रहे हो तो पहले तो उसकी क्षमता बढ़ाइए, उसकी दक्षता बढ़ाइए, इसको 80 से 90% यूज कीजिए। उसके अलावा जो आप आसपास लगाने जा रहे हो गाँवों के आसपास संयंत्र, तो उसका ये भी ध्यान रखिए कि जो किसान है, जो आसपास के लोग हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए, वो लोग कचरा यहाँ वहाँ ना फेंकें। इसके लिए आप क्या करें कि इस तरीके की कोई स्कीम चलाइए कि भैया आप कचरा लाइए, आप इतना खाद लेके जाइए, इस तरीके की कोई स्कीम चला सकते हैं। जागरूकता अभियान चला सकते हैं। उसके अलावा एनजीओ की उनकी भूमिका ले सकते हैं, कोई रोल मॉडल है उससे आप अपील करवा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। देखिए ये आर्टिकल तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसका निचोड़ क्या है, अब आप मतलब सुन लिया आपने, लेकिन अगर आपको ये ना समझ आए कि मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों था, भैया हमने डिस्कस ही क्यों किया, इसकी महत्ता क्या है, तो महत्ता ये है कि भैया यूपीएससी के एग्जाम में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि वर्तमान समय में आए दिन कचरे की समस्या बढ़ती जा रही है, इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। या फिर आपकी नज़र में, या आप मान लीजिए जैसे आपको एथिक्स में दे देगा या फिर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया कि आप एक जिले के डीएम हैं और आपके यहाँ पे समस्या बढ़ती जा रही है, लगातार कचरा उत्पन्न होता जा रहा है, लगातार प्लास्टिक उत्पन्न होती जा रही है, आप इससे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं, 2-3 पॉइंट मुझे बता दीजिए। ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें तो बता सकते हैं ना आप, कि जैसे जैविक खाद में बदल दिया जाए और फिर प्रसंस्कृत उद्योग लगाए जा सकते हैं, गाँव के आसपास लगाए तो उसमें किसानों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस तरीके से आप बता सकते हैं। उसके अलावा जैसे जो गीले कचरे का संयंत्र है उसको ध्यान में रखते हो, जहाँ पे ज़्यादा आबादी है वहाँ पे सूखे कचरे का संयंत्र लगाया जाए। जो गीले कचरे का संयंत्र है उसको ऐसे क्षेत्र में लगाया जाए जहाँ पे आबादी कम हो। और जैसे कि एक सुझाव यहाँ पे ये था कि निजी भूमि का अधिग्रहण करने में समस्या आती है, टाइम लगता है, समय लगेगा, तो इससे बेहतर ये कि जो सरकार की खाली भूमि पड़ी है तब तक के लिए हम उस पे यहाँ पे संयंत्र लगा दें। तो इसी तरीके के सुझाव आप बता सकते हैं, ठीक है, बता नहीं सकते हैं, बल्कि आईएएस बनने के बाद आपको करना ही यही है। तो जब आप ये सुनेंगे, जानेंगे अच्छे से, आपको ध्यान में रहेगा, तो आप और अच्छे से कर पाएंगे। उम्मीद है कि आर्टिकल आपको समझ आएगा और अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है भैया, आईएएस बनने के बाद आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। दोस्तों इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं पीएलएफएस के बारे में। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, इसका पूरा नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यानी कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। ये क्या है, तो इसको मॉस्पी के द्वारा जारी किया जाता है। मॉस्पी क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इस आर्टिकल में हम ये जानने वाले हैं कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, इसकी महत्ता क्या है, इसमें यूज किए गए की टर्म्स जो है उसकी परिभाषाएं क्या है, कैसे किस परिप्रेक्ष्य में हम उसको यूज कर सकते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं। उसके अलावा हम ये भी जानने वाले हैं कि जैसे रोजगार बढ़ रहा है, घट रहा है, किस क्षेत्र में रोजगार कितना बढ़ रहा है, नौकरियां कितना बढ़ रही हैं, सैलरी कितना बढ़ रही है, कितना घट रही है, सारी चीज़ें इस आर्टिकल में हम जानने वाले हैं बहुत ही डिटेल्स में। तो दोस्तों ये जो डेटा है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, पर आपको यहाँ पे ध्यान देकर के सुनना है। जहाँ भी फैक्ट आए उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये जो डेटा आता है ना इसको आप यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में सीधा सीधा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डेटा है, और जब गवर्नमेंट को डेटा देती है तो फिर वो प्रमाणिक माना जाता है। जैसे आप देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आता है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से जो इस तरीके के डेटा आते हैं गवर्नमेंट के, जो एजेंसियां हैं, गवर्नमेंट का जो मंत्रालय है उसके द्वारा कोई डेटा जारी किया जाता है तो इंपॉर्टेंट ही रहता है। तो इसको आप अपने आंसर राइटिंग में बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई कहेगा कि भैया वर्तमान समय में बड़ी बेरोजगारी है यार, अब एक आदमी ये भी कह रहा है कि बेरोजगारी है, दूसरा आदमी आप हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं बेरोजगारी, तो दोनों की बात में अंतर कैसे है। मतलब ये कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं बड़ी महंगाई है, बड़ी बेरोजगारी है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं बड़ी महंगाई है, बेरोजगारी है। भैया आप कुछ तो फैक्ट दीजिए ना, आप कुछ तो प्रूफ कीजिए। तो ये चीज़ है, ये आपको डेटा मिलने वाला है यहाँ से। बात करें पिछले हफ्ते, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वही मॉस्पी ने जुलाई 2022 से जून 2023 की अवधि के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस रिपोर्ट जारी किया है। ये कौन सी है, तो ये छठी पीएलएफएस रिपोर्ट है, यानी छठवां संस्करण उसका, जो प्रत्येक जुलाई और जून के बीच 12 महीने की अवधि को ट्रैक करती है। अब यहाँ से इतना खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन बन सकता है ना आपसे, जैसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि जो बेरोजगारी ये बढ़ रही है घट रही है, मतलब आपसे स्टेटमेंट देगा कि बेरोजगारी घटी है पिछले वर्ष की तुलना में, या फिर आपसे ये देगा कि कौन सा संस्करण है। मान लीजिए ये नहीं देता तो ये दे देगा कि भैया इसका जो चक्र चलता है 12 साल का, ये 31 मार्च इससे सॉरी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक चलता है। तो यहाँ पे कब से कब तक चलते हैं, जुलाई और जून के बीच चलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसका महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये क्या बताता है, तो ये भारत में रोजगार की स्थिति के बारे में समझ प्राप्त करता है, यानी कि रोजगार की स्थिति के बारे में हमें बताता है, जानकारी देता है। अभी तो ये वार्षिक रूप से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया जाए, लेकिन पहले क्या जारी किया जाता था, तो पहले पंचवार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण जारी किया जाता था। इसी को अब वार्षिक रूप से जारी किया जाता है और इसका नाम भी बदल करके आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कर दिया गया है।
बात करें कि पीएलएफएस के माध्यम से हमें एक डेटा मिलता है जिसका उपयोग करके नीति निर्माता जो है वो काम की मांग करने वाले लोगों के अनुपात, नौकरी पाने में असफल रहने वाले लोगों का अनुपात और रोजगार के साथ साथ मजदूरी में लिंग अंतर आदि को समझ सकते हैं, उसके के हिसाब से नीति निर्माण निर्माण कर सकते हैं। पीएलएफएस क्षेत्रीय विवरण भी बताता है। अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का वितरण, उदाहरण के लिए कृषि में कितना प्रतिशत शामिल है, यानी कि जो किस क्षेत्र में कितना श्रमिक काम करें, किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत रोजगार है, ये सारी चीजें पीएलएफएस के माध्यम से पता चलती हैं। ये पीएलएफएस का जो इसकी रिपोर्ट है इसके महत्व के बारे में बात की जा रही है कि इसकी रिपोर्ट का महत्व क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस क्यों करने जा रहे हैं। यह भी रिकॉर्ड करता है कि लोग किस प्रकार का काम करते हैं, उदाहरण के लिए कितने लोग आकस्मिक श्रम में लगे हुए हैं, कितने लोग खुद के लिए यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, और कितने लोगों के पास नियमित वेतन वाली नौकरियां हैं। जैसे कि आप लोग आईएएस बनने जा रहे हैं तो ये नियमित वेतन वाली नौकरी है, चाहे आप कुछ करें चाहे ना करें, अगर आप 2 महीने के सिक लीव पे हैं तब भी आपकी सैलरी 1 तारीख को आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जानी है। हालांकि ऐसा कुछ करना नहीं है, ठीक है, ईमानदारी से काम करिएगा। बात की जा रही है कि इसमें 2 तरह से डेटा एकत्र किया जाता है। कौन कौन तरीके से, तो पहला तो है सामान्य स्थिति यूएस, और दूसरा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, यानी इन दो कैटेगराइजेशन में कर करके इसका डेटा उपयोग किया जाता है, इसका डेटा एकत्रित किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि जो सामान्य स्थिति की बात की जाए तो ये पिछले 365 दिनों में जिस दिन सर्वेक्षण किया जाता है, मान लीजिए आज सर्वेक्षण किया जा रहा है तो आज से पीछे 365 दिन जहां तक होगा, तो इनसे ये पूछा जाता है कि पिछले 365 दिनों में आपने कितने दिन काम किया था या कितने दिन काम की तलाश में आप भटक रहे थे। और जब ये साप्ताहिक होता है तो जाहिर सी बात है कि पिछले एक हफ्ते में आपने कितना काम किया, काम के लिए कितना भटके, वो बातें पूछी जाती हैं। अब अगर हम बात करते हैं सामान्य स्थिति के बारे में तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो देखिए इसको ऐसे निकाला जाता है कि 365 दिन, जैसे आज यहाँ पे सर्वेक्षण होना, तो इसके पहले जो 365 दिन बीता ना, मान लीजिए आज यहाँ पे सर्वेक्षण हुआ, तो इसके पहले जो 365 दिन बीता है तो कितनी आबादी ऐसी थी जो काम की तलाश कर रही थी, जो काम की तलाश में भटक रही थी यहाँ से वहाँ, या फिर वो उपलब्ध थे कि अगर भैया कोई काम लेगा तो हम काम कर लेंगे। तो ऐसी आबादी को देखा जाता है। उसके अलावा कौन सी आबादी को इसमें काउंट किया जाता है, तो ऐसी आबादी जिनको जो कम से कम 30 दिन काम कर रहे हो पिछले 365 दिनों में से, जिनको कम से कम 30 दिन काम मिला हो, तो इन दोनों आबादी को मिलाकर के देखा जाता है सामान्य स्थिति के बारे में। और अगर हम साप्ताहिक स्थिति के बारे में जानकारी हासिल करना चाहें कि साप्ताहिक स्थिति कैसे निकाली जाती है, तो साप्ताहिक स्थिति इस तरीके से निकाली जाती है। मान लीजिए आज यहाँ पे सर्वेक्षण होने वाले, तो आज से पीछे 7 दिन। अब इन 7 दिनों में कम से कम 1 घंटा काम किया हो, या फिर 1 घंटा काम करने की आपकी इच्छा रही हो कि आप उपलब्ध थे कि अगर आपको काम मिलता है तो कम से कम आप 1 घंटा काम कर लेते, तो इसको देखा जाता है साप्ताहिक स्थिति में। और यहाँ पे सामान्य स्थिति में पिछले 365 दिनों में देखा जाता है कम से कम 30 दिन किसने काम किया, फिर काम करने के लिए उपलब्ध थे, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब यहाँ पे बात करें कि तेजी से वैश्विक अभ्यास CWS पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का रहा है, क्योंकि पिछले सप्ताह की तुलना में रिकॉल बेहतर है। CWS का क्या मतलब है, करेंट वीकली सिचुएशन, यानी कि वही वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, यहाँ पे इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है भैया, एक तो है कि 365 दिनों में क्या बेरोजगारी रही, आपने क्या किया क्या नहीं किया, एक साल का पूरा ब्यौरा है यहाँ, और दूसरी तरफ है एक हफ्ते का। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई शॉर्ट टर्म चीजें खोजता है कि भाई जल्दी से जल्दी डेटा पता चला कि पिछले हफ्ते का क्या रुझान था। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि हफ्ते वाला जो है ना इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, साप्ताहिक वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और यहाँ पे बात की कि नीचे दिए गए अधिकांश निष्कर्ष CWS पर ही आधारित हैं। अब यहाँ पे हम निष्कर्ष के बारे में जानने वाले हैं। इसमें पहला पॉइंट निकल करके आता है बेरोजगारी दर, जिसके बारे में सब कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी दर होती क्या, अगर सामान्य शब्द में समझने की कोशिश करें तो पिछले 1 वर्ष में जो लोग या तो काम की तलाश कर रहे थे या फिर उनको काम मिला नहीं, मतलब काम की तलाश कर रहे थे लेकिन काम नहीं मिला, इसको बेरोजगार कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि जो घर पे बैठा था वो काम करना ही नहीं चाहता था और कह रहा है कि मुझे काम नहीं मिला है। अगर आप काम करना चाहते थे, आप काम की तलाश कर रहे थे और फिर भी आप उसको पाने में असफल है, तो इसी को बेरोजगार कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि जो काम नहीं करना चाहता है उसको भी बेरोजगारी की कैटेगरी में गिना जाएगा। यानी बेरोजगारी की कैटेगरी में आने का शर्त ये है कि आप काम की तलाश कर रहे थे और पिछले 1 वर्षों की बात करें तो ये बताया जा रहा है कि जो बेरोजगारी दर है इसमें कमी आई है। पिछले वर्ष में ये कितना थी, तो 6.6% थी, अब ये घट करके कितना हो गया, तो 5.1% हो गई है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सीधे शब्दों में कहें तो 15 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों में से 5.1% को काम नहीं मिला है। अब यहाँ पे बात करें अगर हम श्रम बल भागीदारी के बारे में, LFPR के बारे में, यानी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में, तो एक तो हो गया बेरोजगारी दर, उसकी भी परिभाषा दी गई थी। यहाँ पे इसकी भी परिभाषा दी गई थी, इसको भी ध्यान से समझिएगा। बेरोजगारी दर में क्या था कि कितने लोग काम की तलाश कर रहे थे और उनमें से कितने लोग को काम नहीं मिला था, ये था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो श्रम बल भागीदारी दर है इसमें ये है कि कितने लोग काम की तलाश कर रहे थे, बस इसको देखा जाता है। 15 वर्ष से अधिक जिनकी भी उम्र है और ये लोग काम की तलाश कर रहे थे तो इनको शामिल किया जाता है श्रम बल भागीदारी दर में। बस ये इसकी परिभाषा है, सिंपल सी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे कि तालिका 1 के आंकड़ों से पता चलता है, भारत का LPR जो बढ़ रहा था पिछले वर्ष में काफी बढ़ गया। 2022-23 तक 15 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों में से 54.6% नौकरी की तलाश में थे। अब तालिका 1 कहाँ है, तो लीजिए भैया तालिका 1 भी देख लीजिए, मानने वाले थोड़ी ना आप लोग। अगर आप चार्ट देख पाते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप चार्ट बना पाते एग्जाम में तो भैया इससे अच्छा और कोई तरीका है ये नहीं है। मतलब एक तो ये कि आप पूरा पूरा स्टेटमेंट लिख रहे हो कि बेरोजगारी दर बढ़ी है, इतना थी उतना हो गई, इससे वैसे हो गया, ये हो गया वो हो गया। दूसरी तरफ कोई ऐसा है जो चार्ट बना के चला जा रहा है। अब यहाँ पे आपको कुछ बोलने की जरूरत थोड़ी नहीं है, ये लिख दिया ना आपने, बस सारी चीजें अपने आप पता चल रही है। देखिए जैसे बेरोजगारी दर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 2017-18 में 8.7% थी,
2018-19 में 8.7%, 2019-20 में 8.8%, 2020-21 में 7.5%, 2021-22 में 6.6% थी और 2022-23 में 5.1% हो गई है। तो यहाँ पे आप देखिए 2019-20 से घट करके 2020-21 में 7.5 हुई थी, फिर 2021-22 में घट करके 6.6 होगी और 2022-23 में भी लगातार घट करके 5.1 हुई। अब यहाँ से आपसे स्टेटमेंट बन जाए कि लगातार तीसरे वर्ष बेरोजगारी दर घटी है, तो आप बताइए सही होगा कि गलत होगा। उसी तरीके से यहाँ पे एलएफपीआर के बारे में बात करें, जो तालिका एक दिन देखने के लिए कहा गया था, तो आप यहाँ पे देखिए पहले 48.4 2017-18 में, और ये 2022 इसमें बढ़कर के कितना हुई, तो 54.6 हो गई है। अगर महिलाओं के लिए हम देखते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि श्रम बल भागीदारी दर, यानी कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो 15 वर्ष से अधिक हैं और ये काम की तलाश करें, काम की मांग करें, अगर ऐसी महिलाओं के बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहें तो 2022-23 में ये 31.6% है। इसी तरीके से वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अगर हम देखना चाहें तो 51.8 हो गया 2022-23 में, और पिछले कितना था, तो 48.3 था। पिछला यहाँ पे कितना था महिलाओं के लिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो 27.2% था, और ये बढ़कर के 31.6 हो गया, इसमें वृद्धि हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखें कि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, या फिर आप ये डेटा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आपको महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करने के लिए आता है तो आप यहाँ पे इस डेटा को यूज कर सकते हो। वही स्टेटमेंट अगला है भी कि महिलाओं के लिए एलएफपीआर आंकड़ों से पता चलता है कि महिला एलएफपीआर पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, लेकिन दो अलग अलग कदम थे। एक तो 2019-20 में जब भारत की जीडीपी वृद्धि दर 4% से कम हो गई थी और ये कोविड महामारी की चपेट में आने से पहले था, और दूसरा क्या था 2022-23 में, दूसरा जब ये बढ़कर 31.6% हो गया, यानी कि दो अलग अलग चरणों में बढ़ा है। अब यहाँ पे चौथा है कि श्रमिक जनसंख्या दर, इसकी भी परिभाषा दी गई है। श्रमिक जनसंख्या दर क्या होती है भैया, यहाँ पे ये नहीं बताता कि कितने लोग मांग कर रहे थे, कितने लोग पाए, कितने लोग नहीं पाए, यहाँ पे ये बताता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, बस इतना यही बताता है कि मान लीजिए 100 लोग हैं, इसमें से 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो 10 है ना, यही है श्रमिक जनसंख्या दर, यानी इसको जब प्रतिशत में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10% आएगा, 1/10, तो यही हो जाएगा श्रमिक जनसंख्या दर। तो इसमें भी वृद्धि हो रही है, यानी कि लोग जो काम कर रहे थे उसमें भी वृद्धि हो रही है। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये भी लगातार ऊपर जा रही है। अब इसको कहाँ से देखेंगे, तो चलिए भैया इसको भी दिखा देते हैं। इसको भी देख लीजिए, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 2017-18 में 44.1% था, 2021-22 में 48.3% था, और 2022-23 में बढ़कर के 51.8% हो गया, इसमें भी वृद्धि हुई है। और अगर हम महिलाओं के बीच देखते हैं श्रमिक जनसंख्या दर, तो इसमें भी वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, तो पिछले साल कितना था, 25.6 था, इस बार बढ़कर के 30 हो गया है। तो भैया बहुत सारे क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है। ये सारे जो डेटा है ना, एक बार में याद नहीं होंगे। पहली बात तो ये आप कम से कम 2-3 बार 4 बार देखना पड़ेगा, और जब डेटा याद हो जाए तो आप उसको अपने आंसर राइटिंग में यूज करिए कि महिलाओं के लिए जो श्रमिक जनसंख्या दर है वो बढ़ रही है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो बढ़ रहा है, क्योंकि कई बार इस तरीके के इससे आते हैं कि महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है इसमें कमी आ रही है, इसके पीछे की वजह बताइए। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें लिखने को आते हैं, तो अब आपके पास यहाँ पे डेटा है कि महिलाओं का एलएपीआर बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डेटा का यूज करके लिख सकते हैं। अगला बिंदु जिसपे ये रिपोर्ट निष्कर्ष देती है वो है मासिक कमाई के बारे में। अब इस कैटेगरी के अंतर्गत ये बताया था कि लोग विभिन्न प्रकार की नौकरियों में कितना कमाते हैं। तो यहाँ पे ये बताया है कि अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि सैलरी में वृद्धि हुई है, लेकिन अगर हम इसको सूक्ष्म स्तर पर जाकर के देखें कि सैलरी में जो वृद्धि हुई है वो मुद्रास्फीति की तुलना में किस तरीके से, यानी एक तरफ तो महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ सैलरी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है 10% के रेट से, सैलरी बढ़ रही है 5% के रेट से, तो बताइए भैया कैसे सैलरी बढ़ रही है। तो देखने में तो सैलरी बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअल में उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा ना, उससे हमारी जिंदगी बेहतर नहीं हो रही है। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है। इसके अलावा बात करें 7वें पार्ट में श्रमिकों का वितरण, ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि श्रमिकों का किस क्षेत्र में कितना वितरण है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड कौन है, कृषि के क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, निर्माण क्षेत्र में कौन काम कर रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताती है रिपोर्ट। इसके लिए 3 मुख्य श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, तो स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड, आकस्मिक श्रमिक बल, एक निर्माण श्रमिक कह सकते हैं इसको, और नियमित वेतनभोगी नौकरी। नियमित वेतनभोगी वही जो लगातार काम करते हैं अपना टाइम टू टाइम और फिर उनको सैलरी मिलती रहती है। और आकस्मिक क्या है कि मतलब कभी यहाँ पे काम कर लिया, कभी वहाँ पे काम कर लिया, कुछ फिक्स नहीं है, जहाँ पे मिल गया बस वहीं पे कर लिया। स्वरोजगार के 2 उपश्रेणी है, कौन कौन सी, स्वयं का खाता कार्यकर्ता और नियोक्ता, और घरेलू उद्यमों में अवैतनिक सहायक, जैसे कि हमारी माता जी, हमारी बहनें, भैया वो लोग खाना बनाती हैं और भी कपड़े धुलते हैं, मतलब सारे काम करते हैं, लेकिन उनका कोई भी पैसा नहीं मिलता है उनको, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती इसके लिए। जैसे कई बार आप देखिए अगर घरेलू स्तर पे कोई काम हो रहा है, मान लीजिए कि किसी के घर पे जो स्कूली बच्चों के लिए ड्रेस होता है वो बनता है, अब जब घर की महिलाएं इसमें सहयोग करते हैं, चाहे वो सिलाई करें चाहे ना करें, या फिर वो कटाई बुनाई कर दें, या फिर जैसे बटन लगाना हो गया, काज बनाना हो गया, ये सारे काम करते हैं ना, तो उनको इसके लिए कोई पेमेंट थोड़ी ना मिलती है। अरे घर ही की बात है, चलो हैं जो जरूरत होगी वो हम ले देंगे, इस तरीके की बातें कही जाती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मंथली अर्निंग है उसके बारे में बात की जा रही है, यानी कि मासिक आय के बारे में बात की जा रही है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्वयं नियोजित है, उनके बारे में अगर हम बात करें 2017-18 में 12,318 रुपये मासिक वेतन था इनका, ये 2022-23 में बढ़कर के 13,347 हो गए। पिछले वर्ष कितना था, तो 12,089 रुपये था, तो यहाँ पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। इसी तरीके से अगर हम आकस्मिक यानी कि कैजुअल के बारे में बात करते हैं तो पिछले वर्ष 7,856 था, अब इस वर्ष बढ़कर के 7,899 हो गया है। और जो नियमित वेतनभोगी हैं भैया, जो आप बनने जा रहे हो, जो आपको लगातार सैलरी मिलने वाली है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो 19,456 था पिछले साल,
इस बार बढ़ करके 20,039 हो गया है। ये औसत बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि सबका यही है, ठीक है। और आप ये एक चीज़ और नोटिस करिएगा, इनका 13,000 है, इनका 7,000 है, लेकिन यहाँ पे इनका देखिए 20,000। सबसे ज़्यादा इन्हीं का है जो नियम वेतनभोगी हैं, इसीलिए ना लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। बात की जा रही है कि आंकड़ों से पता चलता है कि स्वरोजगार में वृद्धि हुई है और अन्य दो श्रेणियों में नौकरियां उसी अनुपात में गिरी, यानी कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उसमें बढ़ोतरी हुई है, बाकी का जो जैसे कैजुअल हो गए और फिर जो नियमित वेतनभोगी हुए इनकी जो नौकरियां थी इनमें कमी आई है। यह भी उल्लेखनीय है कि महिलाओं के बीच स्वरोजगार इस समग्र प्रवृत्ति का प्रमुख चालक है, यानी कि जो महिलाएं हैं ज्यादातर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको ज्यादातर नौकरियां नहीं मिल रही है नियमित वेतन वाली। अब यहाँ पे वो चीज़ आप डेटा जो है वो आप चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ये पिछले वर्ष कितना था, तो 55.8 था, अब बढ़ करके कितना हो गया, तो 57.3 हो गया। इस तरीके से जो सेल्फ एम्प्लॉयड एमंग वुमन यानी कि महिलाओं के बीच अगर हम देखते हैं जो स्वनियोजित हैं, इनका कितना था, तो 62.1 था, बढ़ करके 65.3 हो गया है। और फिर जो आकस्मिक वाले थे इनका देखिए 22.7 से घट करके 21.8 हो गया है। रेगुलर जो है यानी कि जो आप जैसे नियमित वेतनभोगी बनेंगे उनका अगर अनुपात देखते हैं तो 21.5 से घट करके 20.9 हो गया है, यानी इन दो क्षेत्रों में कमी आई है। बाकी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला क्षेत्र है इसमें बढ़ोतरी हुई है। अगर हम समग्र रूप से परिणाम के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि भाई जो बेरोजगारी है उसमें कमी आ रही है, बेरोजगारी दर कम हो रही है, लेकिन उसी तरीके से आप देखिए कि कुछ सकारात्मक पहलू दिखाई गए, जैसे एलएफटीआर है इसमें बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि महिलाएं अधिक आ रही है इस क्षेत्र में काम करने के लिए, अधिक मांगे उठ रही हैं, लोग अधिक काम करने के इच्छुक हो रहे हैं, ये सारी चीजें सकारात्मक है। लेकिन ये पहली नजर में जैसे कहते हैं ना पैनी नजर से देखा तो ये सारी चीजें पता चली, लेकिन जब हम इसका गहराई पर जाकर के सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो पता चलता है कि भैया ये सारे आंकड़े ऐसे हैं जो भ्रमित करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जब कोई अर्थव्यवस्था बढ़ती है, कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है, तो वहाँ पे जो उसका उद्योग होता है, तृतीय क्षेत्र होता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक नौकरियां मिलती है जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था संघर्ष करती है ना, तब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं ये लोग होते हैं, यानी कि जबकि अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही हो तो सबसे ज्यादा नौकरी किस कैटेगरी में मिलती है, स्वनियोजित कैटेगरी में मिलती है। और हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा नौकरी कहाँ पे है, स्वनियोजित कैटेगरी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वनियोजित कैटेगरी में लगातार नौकरियां बढ़ रही हैं, जबकि इन दोनों में घटी है। तो इसका ये मतलब चल रहा है कि अगर सूक्ष्म स्तर पर जो अर्थशास्त्री लोग बता रहे हैं उनका कहने का मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है। उसके अलावा ये बात की जा रही है कि इसी तरीके के अगर सभी मैट्रिक्स में हम देखते हैं, यानी कि सभी डेटा को हम अच्छे से देखते हैं, तो पता चलता है कि जो महिलाएं पहले कार्य कर रहे थे अच्छे स्तर पर, अब उनको कोविड-19 के बाद से जो वित्तीय सहायता नहीं मिल पाई, घरेलू सपोर्ट नहीं मिल पाया, तब इन महिलाओं को क्या हो गया, तो ये महिलाएं बेचारी घर में ऐसे काम करते हैं कि इनको सहायक रूप में काम कराया जाता है, लेकिन इनको पेमेंट भी नहीं मिलती उसकी, यानी बस काम करो, पैसा वैसे नहीं मिलेगा और घर पे ही रहो, घर पे मेरी हेल्प करो, बस इस तरीके से। इसी तरीके से बात करें क्षेत्रवार, क्षेत्रवार का मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश और बिहार और महाराष्ट्र इसके बारे में बात नहीं की जा रही, ठीक है। बात की जा रही है कि कृषि का क्षेत्र हो गया, विनिर्माण का क्षेत्र हो गया और सेवा का क्षेत्र हो गया। तो इसमें बात की जा रही है कि जो कृषि का क्षेत्र है इसमें पिछले वर्ष की तुलना में श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है, यानी कि कृषि की तरफ लोग लौट रहे हैं, ये बात की जा रही है। तो भैया जाहिर सी बात है कि एक खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि कृषि का क्षेत्र में बढ़ोतरी कब होती है, जब हमारी अर्थव्यवस्था प्राथमिक स्तर पर काम कर रही है, जब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। जब कोई अर्थव्यवस्था लो लेवल की होती है तो वहाँ पे सबसे ज्यादा श्रमिक कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो पहले जो ये विनिर्माण क्षेत्र होता है सबसे ज्यादा ये रोजगार ये देता है, फिर जब कोई अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है तो सबसे ज्यादा रोजगार उनको सेवा वाले क्षेत्र में मिलता है, यानी कि तृतीय क्षेत्र में मिलता है। अंत में एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में मासिक आय में सुधार देखा जाता है, हालांकि भारत में ऐसा नहीं है। मुझे पता है दोस्तों कि ये वाला जो आर्टिकल है लास्ट वाला, ये आप लोग को उतना ज्यादा समझ नहीं आएगा सुनने से, और इसका वजह ये है ना क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट दिया गया है, तो आप फैक्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 2 बार 3 बार आप उसको पीडीएफ को 1-2 बार देख लीजिएगा, 1-2 बार इस वीडियो को फिर से 1.25 करके या फिर 1.5 या 2x करके आप देखिएगा ना, तो 1 बार 2 बार आप जब और देखेंगे आप तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और फैक्ट्स को याद करने का वही एक तरीका कि बार बार उसको देखिए, इसका कोई और तरीका नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं आता कि लगा दिया जाए और फिर वो याद हो जाए आपको। अब इस वीडियो को यहीं रोकते हैं दोस्तों, आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सपोर्ट आप लोग का है तभी ये वीडियो बन रही है, आप लोग के लिए ही बन रही है, मैं अपने लिए तो बना नहीं रहा हूँ। और ये वीडियो आप लोग के लिए ही बनाई गई है। जो आप लोग के सामने 20 मिनट की, 25 मिनट की या फिर 1 घंटे की वीडियो आती है ना, उसके पीछे 4-5 घंटे की मेहनत होती है, तो उसको अप्रिशिएट भी कीजिए, क्योंकि अप्रिशिएशन मिलता है तभी आदमी लाइफ में आगे करने की कुछ अच्छा रखता है। तो आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह के सपोर्ट बनाए रखिए, बोलने में जो भी गलती है उसके लिए दिल से सॉरी, किसी की भावनाएं आहत हुई मेरी वजह से तो उसके लिए भी दिल से सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू। यहीं तक रखना चाहिए वीडियो।